Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmic Green School, Jhareshwar Bharuch. My name is Swati Sharma, and it's class 8 maths, and our chapter is direct and inverse proportion. That is our 13th chapter, and today we have start this chapter. So, what do you mean by direct and inverse proportion? Student, you all are know about ratio and proportion. Okay, we have learned in our previous classes about ratio and proportion. And what do you mean by ratio? When we compare any number, any two quantity with division, then it is called ratio. Okay, so comparison by division is called ratio, and when we compare two ratios, then it is called proportion. Okay, so we have already learned in previous class about ratio. A ratio is a comparison of two quantity by division, and a proportion is an expression which show that the two ratio are equivalent. Okay, the sign of ratio, we know that two dots is represent the sign of ratio. Okay, and we also know, now we have learned about direct variation and direct proportion. See, proपोर्शन, जब दो दो रेशियोज प्रपोर्शन में होते हैं तो दो टाइप से प्रपोर्शन में हो सकते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनवर्स. ओके, अब नाउ what is direct proportion and what is indirect proportion or inverse proportion. So Mohan prepared tea for himself and his sister. He uses 300 ml of water and 2 spoon of sugar. 1 spoon of sugar tea leaves and 50 ml of milk. How much quantity of each item will he need if he has to make tea for 5 person? सी, अब वहाँ पर 2 पर्सनस के लिए बना रहा है तो उसने 300 ml वाटर लिया है, 2 स्पून शुगर ली है, 1 स्पून ऑफ टी लीव्स लिए, मीन्स चाय पत्ती ली है, एंड 50 ml मिल्क लिया है. ओके, वो 2 पर्सनस के लिए बना रहा है तो उसने ये क्वांटिटी ली है. बट अगर वो 5 पर्सन के लिए बनाना चाहे तो वो कितनी क्वांटिटी लेगा? सी, हम अगर पर्सनस नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा रहे हैं तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी. ओके, मतलब अगर 2 कप चाय बनाना है तो 2 कप चाय के लिए अगर 300 ml हमें पानी लग रहा है तो 4 कप के लिए क्या लगेगा? 600 ml वाटर लगेगा. ओके, अगर 50 ml मिल्क लग रहा है 2 कप के लिए तो 4 कप के लिए कितना लगेगा? 100 ml लगेगा. मीन्स जैसे भी हम जो भी चीज़ हम अगर क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ में पर्सन बढ़ा रहे हैं तो क्वांटिटी बढ़ रही है. ओके, वन मोर एग्जांपल आर देयर. इफ 2 स्टूडेंट टेक 20 मिनट टू अरेंज चेयर फॉर एन असेंबली, देन हाउ मच टाइम वुड 5 स्टूडेंट टेक टू डू द सेम जॉब? अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है. ऊपर क्या हुआ है? ऊपर नंबर ऑफ पर्सन बढ़े हैं तो हमारा क्या बढ़ गया है? क्वांटिटी बढ़ गई है. ओके, मीन्स अगर हमारे नंबर ऑफ पर्सन बढ़े हैं तो बढ़ने के साथ में हमारी चाय बनाने की, मीन्स हमने जो वाटर लिया, जो चाय पत्ती ली, जो मिल्क लिया, वो भी साथ में बढ़ रहा है. ओके, बट हियर दूसरे एग्जाम्पल में 2 स्टूडेंट उस काम को 20 मिनट में कर रहे हैं तो 5 स्टूडेंट उस काम को कितने टाइम में करेंगे? सो हियर काम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए तो काम क्या होगा? बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा, बढ़ने के कारण जो काम 20 मिनट में हो रहा था पहले वो अब 10 मिनट में ही फिनिश हो जाएगा. ओके, मीन्स नंबर ऑफ पर्सन बढ़ने से हमारे काम का जो टाइम है वो क्या हुआ? कम हो गया. ओके, so we come across many such situation in our daily life, day to day life. We are need to see variation in one quantity bringing in variation in other quantity. So यहाँ दो तरीके का वेरिएशन देखने को मिला. एक में अगर पर्सन्स बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरे में अगर पर्सन्स बढ़ रहे हैं तो टाइम कम हो रहा है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं. इफ़ वन ऑफ द आर्टिकल परचेस्ड इंक्रीज, if one of the article purchase increase, the total cost also increase. अगर किसी भी आर्टिकल का परचेस बढ़ रहा है तो उसकी टोटल कॉस्ट भी क्या हो रही है? बढ़ रही है. मोर द मनी डिपॉजिटेड इन बैंक, मोर इज़ द इंटरेस्ट अर्न. जितना ज़्यादा आप पैसा बैंक में जमा करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा.
As the speed of vehicle increase, the time taken to cover the same distance decrease. अब फर्स्ट दो एग्जाम्पल में क्या हुआ, आपने ज़्यादा दिया तो ज़्यादा ही मिला, बट थर्ड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, जब आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो टाइम क्या हो रहा है, कम लग रहा है. ओके, फॉर अ गिवन जॉब मोर द नंबर ऑफ वर्कर लेस विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क. ऑब्जर्व द चेंज इन वन क्वांटिटी लीड टू चेंज इन अदर क्वांटिटी. अब यहाँ पर हमें यही ऑब्जर्वेशन करना है, राइट. हम इस टाइप से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं. ओके, सो यहाँ हमें डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या हुआ, अगर इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज़ ₹36, अगर 1 kg का कॉस्ट 36 रुपीज़ है, सो 3 kg का कॉस्ट कितना होगा, तो ऑब्वियस है वो थ्री टाइम्स बढ़ जाएगा. 1 kg का 36 तो 3 kg का 108. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस वे वी कैन, यहाँ क्या हुआ, अगर हमने शुगर की क्वांटिटी बढ़ाई है तो पैसे भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं. ओके, सो इन डायरेक्ट वेरिएशन एन इंक्रीज इन वन वेरिएबल इज ऑलवेज accompanied by the corresponding increase in other variable. मीन्स अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ रही है. ओके, सो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन होगा. मीन्स एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा है. डेट इज़, अगर हम उसको इस टाइप से बोल सकते हैं, अगर x एंड y आर सेट टू बी to vary directly or x and y are said to be in direct proportion if an increase in value of x increase the value of y. अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है. अंडरस्टैंड. सो हम इसे क्या बताएंगे, हम इसे बोल सकते हैं कि x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और हम उसे लिख सकते हैं x अपॉन y इज इक्वल टू k और x इज इक्वल टू के वाई. ओके, अंडरस्टैंड. सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या हुआ, अगर एक के बढ़ने पर दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है. ओके, सो वी कैन से दैट दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके, दिस इज ऑल्सो ट्रू इन द केस ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x. इफ x डिक्रीज द वैल्यू ऑफ y डिक्रीज. अब 1 किलो शुगर का वैल्यू 36 रुपीज़ है, तो हाफ kg का कितना होगा, हमने क्वांटिटी हाफ कर दी तो हमारा प्राइस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. ओके, अंडरस्टैंड. मीन्स अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो भी प्राइस भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज कर रहे हो तो प्राइस भी डिक्रीज होगा. ओके, अंडरस्टैंड. सो वी कैन से दैट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन वी कैन राइट, अगर दो क्वांटिटी है अलग अलग, सो हम उसको राइट कर सकते हैं x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. ओके, सो y1 और y2 क्या है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली. ओके, अंडरस्टैंड. सी, अगर 1 kg शुगर है तो 36, 3 kg है तो 108, 5 kg है, इस टाइप से बढ़ता जाएगा. ओके, सो आप इस टाइप से देख सकते हैं, अगर पेट्रोल है 4 लीटर, पेट्रोल इन लीटर 4 लीटर है, सो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 60. 8 लीटर है तो कितना कवर करेगा, 120. ओके, इस टाइप से हम उसे कवर कर सकते हैं. सो हमारे पेट्रोल को हम बढ़ा रहे हैं तो हमारे किलोमीटर भी बढ़ रहे हैं. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रपोर्शन. Okay student, so this is called direct proportion. Okay, you can take some more example of these in your daily life. Now variable increasing or decreasing together need not always be in direct proportion. For example, physical change in human beings occurs with time but not necessarily in a predictor mind ratio. Okay, change in weight and height among individual are not in any known proportion. आपका किसी का हाइट और वेट का जरूरी नहीं है कि वो प्रपोर्शन में हो. देयर इज नो डायरेक्ट इन रिलेशनशिप और रेशो बिटवीन द हाइट ऑफ अ ट्री एंड द नंबर ऑफ लीव्स ग्रोइंग ऑन इट्स ब्रांचेस. थिंक ऑफ सम मोर सिमिलर एग्जाम्पल. इस टाइप के हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं.
ओके, सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या हुआ, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। ओके, सपोज एग्जांपल नंबर 1 करके देखेंगे हम। द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ is rupees 210. Tabulate the cost of 2, 4, 10 and 13 meter of cloth of the same type. So first 2 मीटर अगर लिया है, 2 मीटर के लिए हमने बोला y2 है, 4 मीटर के लिए y3 है, 5 मीटर का हमें पता है 210, 10 मीटर एंड 13 मीटर का भी हमें फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट हम क्या लेंगे, हम लेंगे x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस भी उसका बढ़ने वाला है। ओके, सो हमने टेबल बना लिया। नाउ व्हाट वी कैन डू, एज द लेंथ ऑफ क्लॉथ इंक्रीज, क्लॉथ कॉस्ट ऑफ क्लॉथ ऑल्सो इंक्रीज इन द सेम रेशो। इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करेंगे, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। हियर x1 हमारा इस टेबल के हिसाब से क्या है, x1 हमने लिया है 5 और y1 है हमारा 210। ओके, अब x2 हम फर्स्ट केस में ले लेंगे 2। ओके, x2 हमारा क्या है 2 एंड y2 हमें फाइंड करना है। ओके, सो इस केस में हमने क्या किया, 5 अपॉन 210 इज इक्वल टू 2 अपॉन y2। सो हमारा आंसर आएगा, y2 की वैल्यू आ जाएगी 84, 2 के लिए हमारी y2 की वैल्यू है 84। ऐसे ही आप 4 के लिए फाइंड कर सकते हो, ऐसे ही आप 10 के लिए फाइंड कर सकते हो, 13 के लिए फाइंड कर सकते हो। ओके, सो योर वैल्यूज आर हियर। आप इस टाइप से इसकी वैल्यूज फाइंड करके निकाल सकते हैं इजीली। ओके, अंडरस्टैंड, नोट डेट हियर वी कैन ऑल्सो यूज़। अब आपने फर्स्ट निकाल लिया अगर 2/84, तो 2/84 भी आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ 5/210। ओके, 210 की जगह पर आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। सेम एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। यहाँ इन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाइट, कॉस्ट अ शेडो ऑफ रुपीज़ ऑफ 10 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री दैट कॉस्ट अ शेडो ऑफ 15 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन। सो 14 मीटर की हाइट है अगर उसकी ऑब्जेक्ट की, तो हमें कितना मिल रहा है शेडो, 10 मीटर। सो एक्स पर हमें 15 मीटर कब मिलेगा। सो हमने x1 और x2 हमें पता है, x1 y1 है 14 अपॉन 10 और x2 हमने लिया x, y2 हमने लिया 15। ओके, सो हम इजी वे में इसे फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू। ओके, इन दिस कंडीशन वी हैव इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, now see example number 3. One is given in gram and another is given in kilogram in example number 3. So first of all you have to same the units, okay, and then solve the questions. Okay, सबसे फर्स्ट क्या होना चाहिए, आपको यूनिट सेम करना आना चाहिए। आपको पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। सो यू हैव टू कन्वर्ट द किलोग्राम इनटू ग्राम। ओके, and then see example number 4 also. बहुत इजी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको क्या करना है ये आपको पता चल गया है। ओके, सो यू हैव टू इजीली फाइंड द डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ एनी नंबर। सो 13.1 यू हैव कंप्लीट द 13.1। 13.1 एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन। अप टू 4 आवर्स के लिए 60 रुपीज़ है, 8 आवर के लिए 100, देन 12 आवर के लिए 140 एंड देन 24 आवर्स के लिए 180। ओके, सो इन दिस केस व्हाट कैन यू डू हियर, आपको यहाँ पर
check if the parking charges are in direct proportion to the parking time. क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है? सो आपके पास में x1 x2 दिया हुआ है, आपको क्या करना है, खाली फाइंड करना है. ओके, x1 भी दिया है, y1 भी दिया है, x2 y2 सब कुछ दिया हुआ है. क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है? आपको ये फाइंड करना है. So you are easily finding the numbers. Okay. सो हियर आपको याद क्या रखना है, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप किस टाइप से करेंगे, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पहले उसके लिए टेबल बना लेंगे, टेबल बना करके फिर उसे हम सॉल्व करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर अ टेबल. सो टेबल आप प्रिपेयर कर लेंगे x1 y1 x2 y2 लिख करके. ओके, 4 आवर्स के लिए 60. सो आप क्या करेंगे, 60/4 इंटू 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/1. x1/y1 आप फाइंड कर लेंगे सबसे पहले. ओके, कैसे फाइंड करेंगे आप, पार्किंग चार्जेस मीन्स 60 रुपीज़ अपॉन 4. सो आपका आंसर आ जाएगा 15/1. देन आप फाइंड करेंगे 100/8. तो ये आएगा 25/2. वैसे ही आप थर्ड वाला फाइंड कर लेंगे 140/12. तो आपका आंसर आएगा 35/3. देन आप फाइंड करेंगे 180/24. सो आपका आंसर आएगा 15/2. अभी आपके पास में आ गया है टेबल, आपको टेबल बना लेना है इसके थ्रू. अब आपके पास में क्या प्रपोर्शन में है, ये सब क्या इक्वल हैं, आपको ये देख लेना है. सो आप क्या करेंगे, इन सबको इक्वली रख लेंगे. क्या 15/1 15/2 35/3 15/2, क्या ये सब इक्वल हैं? ये इक्वल नहीं है. ओनली 15/2 इज इक्वल टू 15/2 है, बाकी कोई भी इक्वल चीज़ नहीं दिख रही है आपको. ओके, द पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विथ द पार्किंग टाइम. सो योर आंसर इज दैट. ओके, अंडरस्टैंड. सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको करना है. क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको इस टाइप से ही करना है. 1 आवर के लिए दिया हुआ पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 1 के लिए पार्ट ऑफ बेस इज 8. सो 4 के लिए कितना लगेगा. सो आपके पास में x1/y1 गिवन है, आपको x2 भी दिया हुआ है, y2 फाइंड करना है. ओके, सो 1/8 इज इक्वल टू 4/y2. y2 आपको ऐसा एज इट इज़ लिखना है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब आप, तो आपके पास में आएगा y2 इज इक्वल टू 4 × 8. ओके, अंडरस्टैंड. सो दैट इज़ योर आंसर इज 32. y2 की वैल्यू आई 32. वैसे ही 7 × 8 करेंगे, आपको इस टाइप से निकालने हैं सबके आंसर्स. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. रीड आउट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5. टोटल 10 क्वेश्चन आर देयर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको इस टाइप से ही करना है. कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 3. आपको ऊपर वाले क्वेश्चन को ही देख करके बताना है. अगर रेड पिगमेंट के लिए 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस. सो आपको 1 के लिए कितना दिया हुआ है, टोटल 75. ओके, सो 1/8 आपको दिया हुआ है. यहाँ पर x1 इज इक्वल टू 1, सो y1 इज इक्वल टू 75 हो गया. y2 इज गिवन, सो आपको x2 फाइंड करना है. ओके, सो यू हैव इजीली फाइंड द x2. ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th and 5th. See question number 4th, 5th, 6th.
7th and 8th. You have to complete all the questions by yourself. If you have any doubt in that questions, tell me on WhatsApp. अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं. ओके, हमने आज पढ़ा है डायरेक्ट प्रपोर्शन. सो व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट प्रपोर्शन? अगर एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ रही है या एक चीज़ के घटने पर दूसरी चीज़ घट रही है, सो वी कैन से दैट इट्स एन डायरेक्ट प्रपोर्शन. द नंबर हैविंग अ डायरेक्ट प्रपोर्शन. ओके, अंडरस्टैंड. सो डायरेक्ट प्रपोर्शन वाला जो क्वेश्चन रहता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन में अगर कोई नंबर है तो हम क्या बोलेंगे? एक के बढ़ने पर दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है एंड एक के कम होने पर दूसरा ऑटोमेटिकली कम हो रहा है. सो दैट नंबर हैविंग अ डायरेक्ट प्रपोर्शन. ओके, अंडरस्टैंड. सो आप ट्राई करिए इन सारे क्वेश्चंस को करने की. अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं. ओके, सो कोशिश करिए कि जहाँ तक हो सके आप खुद से ये क्वेश्चंस कर सकें विदाउट एनी हेल्प. इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप कहीं पर भी अटक रहे हैं तो आप मुझसे उसी वक्त व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं. ओके, सो कंप्लीट इट और हैव अ गुड डे.